याद रखें, आप कभी भी निर्यात कर सकते हैं ताकि परियोजना पर अधिक नियंत्रण पा सकें। हम अंतिम परियोजना के अंत में निर्यात पर बात करेंगे। जहां तक तीसरी वस्तु यानी सोडा का सवाल है, हमें नए कीफ्रेम सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस चरण में तीसरे सेकंड से लेकर चौथे सेकंड तक कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि वस्तु दृश्य से बाहर है। आइए हम अगले दृश्य को देखने के लिए इलस्ट्रेटर फाइल पर वापस चलते हैं। हम नेग्रोनी से मार्टिनी की ओर बढ़ेंगे। इन दोनों कॉकटेल के मध्य कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन मौजूद हैं। हमारे पास एक घटक कम होगा, आकारों के आयामों में परिवर्तन होगा और ऊपरी आकार का कोण भी परिवर्तित हो जाएगा। इन बदलावों को लागू करने के लिए हमें, जैसा कि पहले किया गया था, व्यक्तिगत आकारों पर हस्तक्षेप करना होगा। अब हम आफ्टर इफेक्ट्स पर लौटकर सेकंड 6 पर वापस जाएंगे। हमें कीफ्रेम को इस तरीके से कॉपी और पेस्ट करना होगा कि इस समयावधि के दौरान कोई भी परिवर्तन संभव न हो सके। उसके पश्चात हम 7वें सेकंड पर आगे बढ़ सकते हैं और फिर चौथे कॉकटेल के लिए नए मानों को दर्ज कर सकते हैं। संदर्भ छवि को बदलकर उसमें ड्राई मार्टिनी डालते हैं और उसे लॉक कर देते हैं। इस स्मर्फिंग प्रक्रिया के लिए हमें इस आकृति की परत के आयामों को समायोजित करना आवश्यक होगा। उप बटन को दबाएं। यह सुनिश्चित करें कि कीफ्रेम 6 सेकंड पर सही ढंग से स्थित है और नए मानों को सावधानीपूर्वक दर्ज करें। इस मॉर्फिंग के लिए हमें 760x140 पिक्सल का आकार प्राप्त करना होगा और कोनों को 50 पिक्सल तक गोल करना होगा। इस प्रकार, जैसा कि हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, मॉर्फिंग केवल इस विशेष रूप से निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर ही होगी, जबकि प्रारंभिक फ्रेम के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस परिवर्तन को तीसरे तत्व पर भी लागू करें, इसके आकार को बढ़ाते हुए। हम संदर्भ छवि का उपयोग करके तत्वों की सटीक स्थिति का निर्धारण करते हैं। एक बार स्थान का पता चलने के बाद हम उस तत्व को भी एनिमेट करेंगे जो अब कॉकटेल में मौजूद नहीं है, उसे दृश्य से बाहर निकाल देंगे। इस एनिमेशन में तत्व केंद्र में फिर से जुड़ जाएंगे। हम इस प्रकार उस घटक को जो अब मौजूद नहीं है, ऊपर की ओर एक हल्की घुमाव के साथ बाहर निकाल सकते हैं। हम इस आकृति के आकार को भी एनिमेट करके एक द्वितीयक एनिमेशन जोड़ सकते हैं, जो धीरे धीरे दृश्य से बाहर जाते समय छोटा होता जाएगा। इसलिए हम आकार के पैरामीटर पर एक कीफ्रेम डालते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि ऊंचाई धीरे धीरे कम होती जाए। इस प्रकार स्थानांतरण की प्रक्रिया के दौरान वस्तु का आकार भी परिवर्तित हो जाएगा। आइए इलस्ट्रेटर फाइल पर लौटें ताकि अगला दृश्य देख सकें। इस दृश्य में हमारे पास केवल एक रूपांतरण और तत्वों के रंग परिवर्तन है। इसके अतिरिक्त एक तत्व जो पहले बाहर गया था, वह फिर से दृश्य में प्रवेश करेगा। इस आकृति के कोण दूसरी आकृति के सापेक्ष पुनः एनिमेटेड किए जाएंगे, जैसे कि आकार भी होगा। हम द्वितीयक गति के लिए 2 सेकंड की अवधि को ध्यान में रखते हुए और फिर से 9वें सेकंड पर आगे बढ़ते हैं। यह तत्व दृश्य से बाहर है,
इसलिए एक नया की फ्रेम डालने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर शेप 02 और शेप 04 के लिए हमें वस्तु की स्थिति, घुमाव और आकार के लिए की फ्रेम लगाने की आवश्यकता होगी। शेप 03 के लिए भी एक की फ्रेम डालना आवश्यक होगा, अर्थात पहले से एनिमेट की गई सोडा के लिए। आइए हम सेकंड टेंस पर आगे बढ़ते हैं, संदर्भ को परिवर्तित कर देते हैं। छिपाएं और ब्लॉक करें। एनिमेशन के चरण के दौरान उन गतियों पर विशेष ध्यान केंद्रित करें और एक कॉकटेल से दूसरे कॉकटेल में संक्रमण के भीतर स्थिरता और सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करें। हम जारी रखते हैं। एक बार जब आकृतियां संशोधित कर दी जाती हैं, तो हम अपने शेक की सटीक स्थिति का निर्धारण करने के लिए संदर्भ लेयर का उपयोग करते हैं। काले ट्रैक के संदर्भ में आकृति को भी संशोधित करना आवश्यक होगा, इसलिए स्तर का चयन करें और एक नया आकार कीफ्रेम निर्धारित करें। जैसा कि आप देखेंगे, मुझे इस कीफ्रेम को भी एनिमेट करना चाहिए जो कोण की गोलाई को नियंत्रित करता है। इस प्रकार हमने कॉकटेल वेन से लेकर कॉकटेल 5 तक के सभी परिवर्तनों को पूरी तरह से पहचान लिया है। ट्रैक किए गए तत्व के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि स्थिति में कुछ मामूली परिवर्तन और थोड़ी सी घुमाव भी होगी। इस प्रभाव को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आप इस नल ऑब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं, पिछले कीफ्रेम से आगे बढ़ सकते हैं और पूर्ववर्ती स्थिति और घुमाव को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। इसके पश्चात मुख्य एनिमेशन से पूर्ववर्ती कीफ्रेम में आप नल ऑब्जेक्ट को एक अधिक ऊर्ध्वाधर स्थिति में स्थानांतरित कर सकते हैं और रोटेशन पैरामीटर को बढ़ा सकते हैं। इस विशेष मामले में आप देखेंगे कि तत्व की प्रविष्टि पूर्ववर्ती की तुलना में भिन्न है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वस्तु की स्थिति का वर्णन करने वाला पथ एक वक्राकार आकार लेता है। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे सभी कीफ्रेम अंतरिक्ष में रैखिक रहें। इसके लिए सभी स्तरों का चयन करें और फिर P कुंजी को दबाकर उन सभी कीफ्रेम के स्थिति पैरामीटर तक पहुंचे जिन्हें हमने पहले से निर्धारित किया है। सभी को चुनकर दाएं क्लिक करके आप कीफ्रेम की इंटरपोलेशन को बदल सकते हैं और स्थानिक इंटरपोलेशन को रैखिक में बदल सकते हैं। इस प्रकार हमारे कीफ्रेम सदैव सीधी रेखाओं के साथ आगे बढ़ेंगे और वक्रों के साथ नहीं। चलिए वापस इलस्ट्रेटर फाइल पर चलते हैं और हमारे तत्वों की रंग विन्यास देखते हैं। ड्राई मार्टिनी से व्हाइट लेडी में परिवर्तन के दौरान आप यह अवलोकन करेंगे कि वही तत्व न केवल अपने रंग को परिवर्तित करता है, बल्कि ठोस भराव से रैखिक ग्रेडियंट में भी परिवर्तित हो जाता है। आफ्टर इफेक्ट्स में यह प्रभाव कैसे लागू करें, चलो देखें। हम वस्तु का चयन करते हैं और ठोस भराव के स्थान पर एक रैखिक ग्रेडियंट प्रभाव को लागू करते हैं।
हम ग्रेडियंट के भीतर रंगों को समायोजित और संशोधित करते हैं। हम ग्रेडियंट के शुरू और अंत बिंदु को समायोजित करते हैं। पिछले दृश्यों के संदर्भ में हमारे पास एक सपाट रंग था, इसलिए हम सामग्री मेनू में जाकर आयत और ग्रेडियंट के भीतर जाकर ग्रेडियंट के रंगों को समायोजित और संशोधित कर सकते हैं। एक कीफ्रेम सम्मिलित करते हैं, पहले टाइमलाइन में जाते हैं और फिर ग्रेडियंट संपादित करने के विकल्प पर क्लिक करते हैं। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पूर्ववर्ती कीफ्रेम में ग्रेडियंट के दोनों रंग समान हों, ताकि एक समान रंग का आभास उत्पन्न हो सके। तो चलिए हम आंदोलन के मध्य में स्थिति ग्रहण करते हैं और इस कीफ्रेम को आगे बढ़ाते हैं ताकि आंदोलन के दौरान एक सपाट रंग से ग्रेडियंट में एक क्रमिक परिवर्तन हो सके। हमने उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों की पहचान कर ली है जो आकार, गोलाई और रंग से संबंधित होते हैं। इसीलिए एडोबी इलस्ट्रेटर पर वापस लौटते हुए हम यह देख सकते हैं कि आने वाले तत्व केवल उन्हीं मापदंडों की पुनरावृत्ति है जिन्हें हमने हाल ही में लागू किया है। टकीला सनराइज के मामले में हमारे पास 2 ट्रैक किए गए तत्व होंगे, लेकिन हम बस एक नया तत्व बना सकते हैं, उसे एक नल ऑब्जेक्ट से जोड़ सकते हैं और उसे दृश्य में ला सकते हैं। अब जब हमने देखा है कि इन मापदंडों का उपयोग कैसे करना है, तो मैं शेष कॉकटेल के लिए भी वही तर्क लागू करूंगा। एक बार जब सभी तत्वों पर पैरामीटर लागू हो जाएंगे तो हमारे पास 25 सेकंड की एक एनिमेशन होगी। एन पर क्लिक करके या इस कर्सर को खिसकाकर आप पूर्वावलोकन को 0 से 25 सेकंड तक सेट कर सकते हैं। स्पेस दबाकर पूरी एनिमेशन देख सकते हैं। हमारे मामले में इस प्रकार 1 सेकंड की एक एनिमेशन होगी और उसके पश्चात 2 सेकंड का एक विराम होगा। वर्तमान समय में कीफ्रेम की गति रैखिक रूप से है, अर्थात वे कीफ्रेम 1 से कीफ्रेम 2 तक और इसी प्रकार रैखिक गति में आगे बढ़ते रहेंगे। हम लेयर 02 को ऑब्जेक्ट के रूप में चयन करते हैं। यह आकार रैखिक रूप से आगे बढ़ता है और पैरामीटर को परिवर्तित करता है। यदि हम स्थिति के कीफ्रेम्स को चयनित करते हैं तो दाएं क्लिक करके कीफ्रेम गति पैनल में जा सकते हैं और हम प्रभाव को संशोधित कर सकते हैं, अर्थात वह मान जो एनिमेशन की प्रवेश और निकास गति को नियंत्रित करता है। हम दोनों पैरामीटर के लिए 85% प्रभाव निर्धारित करते हैं और वही प्रक्रिया घुमाव, आकार और गोलाई के लिए भी लागू करते हैं। स्पेस दबाकर और गति का पूर्वावलोकन देखकर हम देखेंगे कि हमारा वस्तु अब सीधे नहीं चलेगा, बल्कि अधिक तीव्र गति से चलेगा, जिसमें प्रारंभिक त्वरण होगा। हम शेष सभी मापदंडों पर वही प्रभाव लागू करते हैं, सिवाय रंग के। सभी कीफ्रेम की गति को बदलने पर एनिमेशन अलग होगा। यह अब एक रैखिक गति नहीं होगी, बल्कि यह एक आकृति से दूसरी आकृति के बीच एक तेज गति होगी। एनिमेशन को देखते हुए यह समझना महत्वपूर्ण होगा कि घुमाव और स्थिति का पैरामीटर भी सही तरीके से रखा गया है या नहीं। हमारे विशेष मामले में ये सभी गतियां एक निर्धारित क्रम का पालन करती हैं। विस्तार पूर्वक समझाया जाए, यह एनिमेशन सभी तत्वों की एक समान और समन्वित गति को प्रदर्शित करता है, जैसे कि आगे बढ़ते समय रोटेशन चढ़ाई की स्थिति में एक विपरीत दिशा में गति कर सकता है या एक कॉकटेल से दूसरे में स्थानांतरित होने के लिए हमेशा घड़ी की दिशा में घूम सकता है। एक अन्य तत्व जिस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है वह है परतों की स्थिति के भीतर। उन तत्वों को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होगा जिनके भीतर मास्क के साथ रंगों की छायाएं होंगी, जैसा कि हमने एडोब इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर में देखा है अन्य सभी तत्वों के ऊपर।
टाइमलाइन में एक तत्व को स्थानांतरित करने के लिए आप लेयर और नल ऑब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं और उन्हें अन्य लेयरों के नीचे ले जा सकते हैं। हमारे विशेष मामले में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ट्रैक सभी के ऊपर स्थित हो, जबकि यह विशिष्ट तत्व जिसमें नीचे की आकृति के साथ जुड़ा हुआ एक ग्रेडियंट होगा, लेयर 1 से ऊपर रहेगा। फाइल को अधिक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए आप तत्वों के नाम भी परिवर्तित कर सकते हैं और उन्हें एक क्रमबद्धता प्रदान कर सकते हैं। यह लेयर नंबर 1 होगा। इसके परिणाम स्वरूप वह लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3, लेयर नंबर 4 और लेयर नंबर 5 होगा। आप स्तरों के लिए एक रंग भी निर्धारित कर सकते हैं। इस विशेष मामले में ट्रैक किए गए तत्व लेयर के बगल में रंग का चयन करके हरे रंग के हो सकते हैं। इस प्रकार आपको टाइमलाइन पर इन दोनों तत्वों के बीच का अंतर तुरंत स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, अर्थात आकृति लेयर, ठोस और स्ट्रोक। हमने मिलकर उन महत्वपूर्ण गतियों की पहचान कर ली है। अब हम द्वितीयक गतियों पर विचार करेंगे, जो कि नल से जुड़े वस्तुओं पर स्थिति और घूर्णन के मापदंडों को लागू करके किया जाएगा। स्तर 1 से शुरू करते हैं। यू बटन दबाने पर आप देखेंगे कि आकार और गोलाई के की फ्रेम कौन से होते हैं। नुल ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने पर आप देखेंगे कि ये प्रमुख गतियां हैं, जैसे एक परिवर्तन, एक चरण जिसमें वस्तु समान स्थिति बनाए रखती है, एक और परिवर्तन और इसी प्रकार की अन्य गतियां। स्तर का चयन करके आप स्थिति और घूर्णन के लिए की फ्रेम सेट कर सकते हैं। हमें दूसरे एक तक नए की फ्रेम डालने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम सीधे दूसरे एक पर स्थिति और घुमाव को परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन हमें यह झात है कि यह वस्तु ऊपर की दिशा में जाएगी। इस कारण से तीसरे सेकंड पर जाकर हम रोटेशन बढ़ा सकते हैं और वस्तु को ऊपर उठा सकते हैं। हम इन कीफ्रेम्स को सेकंड 4 पर फिक्स कर सकते हैं और सेकंड 6 पर ऑब्जेक्ट को और घुमा सकते हैं और इसे नीचे की ओर ले जा सकते हैं। इस तरह जैसा कि आप देख सकते हैं, उन स्थिर क्षणों के दौरान वस्तु तैरती रहेगी और अंतरिक्ष में स्थानांतरित होती रहेगी। वस्तु को रुकने और फिर से चलने से रोकने के लिए हमारे पास इन दोहरे की फ्रेम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम केवल एक को बनाए रख सकते हैं और एक कॉकटेल से दूसरे कॉकटेल के बीच परिवर्तन के मध्य में जा सकते हैं। एक लूप निष्पादित करने के लिए आपको केवल प्रारंभिक फ्रेम की वही स्थिति और घुमाव लेना होगा और उन्हें अंतिम की फ्रेम पर लागू करना होगा। इस प्रकार से वस्तु समय के साथ गतिशील बनी रहेगी, भले ही नल ऑब्जेक्ट के पास कोई की फ्रेम मौजूद ना हो। हम उसी सिद्धांत को अन्य तत्वों पर भी लागू करते हैं। इन द्वितीयक आंदोलनों के माध्यम से रूप अंतरिक्ष में तैरते हुए प्रतीत होंगे। इसलिए हमने एक शून्य वस्तु का उपयोग करके एक प्रारंभिक गति को अंकित किया जो मुख्य गति होगी। जबकि इसके विपरीत रूपों के मापदंडों के माध्यम से हमने एक द्वितीयक आंदोलन जोड़ा है। इस चरण के माध्यम से हमने उन आंदोलनों और तर्कों को स्थापित किया है जो आवश्यक हैं। हमारे एनिमेशन को नियंत्रित कर उसमें डालते हैं। आकृतियों पर उपचार और ग्रेडियंट्स लगाना। हमने उन आकृतियों को एनिमेट किया है जो हमारे कॉकटेल को तैयार करती हैं। आगामी कक्षा में हम सजावट और टाइपोग्राफी पर कार्य करेंगे।